हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 7 से लेकर 13 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। 7 से लेकर 13 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो भी हमारा 24 को एग्जाम लगा है उसमें मिनिमम 15 सितंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तब तक पेपर वगैरह भी वो लोग सेट कर लेते हैं। तो 15 सितंबर तक का मिनिमम पूछा जाएगा और हालांकि इससे आगे अगर हम लोग 20-22 तक कर लेते हैं तब हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, लेकिन जो मिनिमम मतलब है वो 15 सितंबर तक का ही है। 15 सितंबर तक के ही क्वेश्चन से पूछेंगे क्योंकि पेपर सेट करने में भी उनको टाइम लगता है, ठीक है ना। और अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 6 सितंबर तक का कर लिया था। इसका वीडियो जो है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, इसका PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। आज हम लोग 7 से लेकर 13 सितंबर करेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और सितंबर मंथ का 15वां क्वेश्चन ये है और हमको इसको डिस्कस करना है। देखो इसमें क्या बोला गया है, रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन चूजन फॉर द टेस्ट फेज ऑफ द ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर द थीम रिटेल पेमेंट्स फर्स्ट कोहार्ट अंडर RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्वेश्चन बढ़िया है। किस बैंक के खुदरा भुगतान उत्पादों को हाल ही में RBI के नियामक सैंडबॉक्स के तहत में खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए चुना गया है? ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। RBI के जो फर्स्ट कोहार्ट हुआ था जिसकी की थीम रिटेल पेमेंट्स थी, ठीक है, उसके ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी के टेस्ट फेज के लिए रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट किस बैंक का चूज़ किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इसकी थीम क्या है? रिटेल पेमेंट्स, ठीक है ना। थीम रिटेल पेमेंट्स के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी की ओपनिंग RBI के द्वारा अक्टूबर 2021 में की गई थी। फिर से सुन लो, थीम रिटेल पेमेंट्स के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी की ओपनिंग RBI के द्वारा अक्टूबर 2021, ठीक है ना, अक्टूबर 2021 में की गई थी। HDFC बैंक को इसके जो HDFC बैंक है इसको इसके ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स के लिए RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत में टेस्ट फेज के लिए चुना गया है। तो आंसर इसका HDFC बैंक ही होगा। HDFC बैंक को इसके ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स के लिए RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत टेस्ट फेज के लिए चुना गया है। और ऑप्शन में यहाँ पर देखो तो प्रिसीजन बायोमेट्रिक का भी नाम दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम दिया गया है। इसे भी इसके इन्ना IT की सॉल्यूशंस फॉर बैंकिंग, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये इन्ना IT की सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग के लिए RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत टेस्ट फेज के लिए चुना गया है। क्वेश्चन में बैंक का पूछा था इसलिए इसका आंसर HDFC बैंक हो जाएगा। और वैसे इन दोनों को HDFC बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत फर्स्ट कोहार्ट में जो रिटेल पेमेंट्स थी उसके लिए टेस्ट फेज के लिए मतलब जो है चुना गया है, ठीक ना। फर्स्ट कोहार्ट की यहाँ पर बात हो रही है तो फर्स्ट कोहार्ट के तहत में इनको चुना गया है, ये याद रखना इन दोनों को। यहाँ पे हालांकि HDFC बैंक की बात हुई है, ठीक है ना, लेकिन चुना इसको भी गया है, प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर दूसरे तरीके से होती तो आंसर इसका दूसरा होता। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, HDFC बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों आप लोग याद रखना। फर्स्ट कोहार्ट याद रखना, ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत 5th कोहार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक ना। और इस 5th कोहार्ट की जो थीम है वो क्या होगी? न्यूट्रल। ये जो 5th कोहार्ट होगा इसकी जो थीम होगी, ये थीम होगी न्यूट्रल। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक ना। HDFC बैंक को ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स के लिए RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत में टेस्ट फेज के लिए चुना गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके साथ साथ ऑप्शन डी देखो दिया हुआ है प्रिसीजन बायोमेट्रिक। प्रिसीजन बायोमेट्रिक को भी इसका जो प्रोडक्ट है, प्रिसीजन बायोमेट्रिक को भी इन्ना IT की सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग के लिए RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत टेस्ट फेज के लिए चुना गया, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, दोनों को चुना गया। लेकिन क्योंकि इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन में कि कौन सा बैंक है, इसलिए इसका आंसर HDFC बैंक हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये दोनों हैं। फर्स्ट कोहार्ट की बात हो रही है, फर्स्ट कोहार्ट याद रखना, फर्स्ट कोहार्ट के तहत इनको चुना गया है, ठीक है। और इसी दौरान जो है RBI ने 5th कोहार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया। और ये जो 5th कोहार्ट है इसकी थीम न्यूट्रल रहेगी, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना।
और अभी तक इससे पहले 4 से मतलब अभी तक 5th कोहॉर्ट जो लॉन्च किया गया, इससे पहले टोटल 4 कोहॉर्ट हो चुके हैं आरबीआई के द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत में। इन चारों की थीम हम लोग जान लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कोहॉर्ट था इसकी थीम थी रिटेल पेमेंट, जो सेकेंड कोहॉर्ट था इसकी हमारी जो थीम थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जो थर्ड कोहॉर्ट था इसकी हमारी जो थीम थी वो थी एमएसएमई लेंडिंग, और जो फोर्थ कोहॉर्ट था इसकी जो थीम थी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ठीक है। और जो फिफ्थ कोहॉर्ट अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया इसकी जो थीम है ये न्यूट्रल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन हमको जो डी है ये भी याद रखना है, प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, इसको भी चूज किया गया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर आंसर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, एज पर द 20th edition of the India's external debt status report 2021 to 2022 published by the External Debt Management Unit EDMU under the Ministry of Finance, what is the India's external debt at the end of the March 2022? क्वेश्चन बढ़िया है। वित्त मंत्रालय के तहत बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई EDMU द्वारा प्रकाशित भारत का बाहरी ऋण एक स्थिति रिपोर्ट 2021-22 के 28वें संस्करण, याद रखना 28th संस्करण एडिशन, 28वें संस्करण के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारत का बाहरी ऋण क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 620.7 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी 620.7 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 620.7 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 के एंड में इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट जो था वो यूएसडी 573.7 बिलियन था, देखो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक ना। जबकि मार्च 2022 के एंड में ये जो है 8.20% बढ़कर, ठीक ना, मार्च 2022 के एंड में ये 8.20% बढ़कर 620.7 बिलियन यूएसडी हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, दोनों चीज़ें आपको बताई गई, पहले कितना था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में कितने प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बताई गई। और ये जानकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी कि EDMU के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट ए स्टेटस रिपोर्ट 2021 to 2022, ठीक है ना, ये देखो दिया गया है ना, इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 2021-22 के मतलब इसमें इस रिपोर्ट में ये दी गई है और इस रिपोर्ट का ये 28वां एडिशन था। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, किस नाम से जारी की गई, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। टोटल एक्सटर्नल डेप्ट का 90% अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, टोटल एक्सटर्नल डेप्ट का 90% जो है हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग यानी कि ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, NRI डिपॉजिट, मल्टीलेटरल लोन, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट से हुआ है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं तो और वो भी जान लेते हैं। और मार्च 2022 के एंड में फॉरेन करेंसी रिजर्व टू एक्सटर्नल डेप्ट रेशियो ये कितना था, ये 97.8% था, ठीक ना। फिर से सुन लो आप लोग, मार्च 2022 के एंड में फॉरेन करेंसी रिजर्व टू एक्सटर्नल डेप्ट रेशियो जो है 97.8% था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बताया गया। कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन PDF में आपको दे दिए जाएंगे तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें जरूरी थी वो आपको यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंप्लेंट्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अगेंस्ट इंश्योरेंस फर्म्स इन 2021 to 2022? 2021-22 में बीमा कंपनियों के खिलाफ बीमा लोकपाल द्वारा कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40,527 कंप्लेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर होगा 40,527 कंप्लेंट्स, 40,527 कंप्लेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2020-21, ठीक ना, 2020-21 के दौरान टोटल 30,596 कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया था, जबकि 2021-22 के दौरान, ठीक ना, 32% ज़्यादा कंप्लेंट का निपटारा किया गया है, ठीक ना। 2021-22 के दौरान 2020-21 की तुलना में 32% ज़्यादा कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के द्वारा, यानी कि टोटल 40,527, यानी कि टोटल 40,527 कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया है। और ये 2020-21 की तुलना में 32%
ज़्यादा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा 3830 3830, ठीक ना, सबसे ज़्यादा 3830 कंप्लेंट्स दिल्ली ऑफिस के द्वारा मतलब जो है रिसीव की गई इनको, और टोटल कंप्लेंट्स का लगभग 9.5% है ये। ठीक है ना, और इसमें से भी टोटल मतलब कि टोटल जितनी भी कंप्लेंट्स की गई 40,527%, इसमें टोटल कंप्लेंट का 9.4% यानी कि 3830 कंप्लेंट्स जो है वो दिल्ली ऑफिस के द्वारा रिजॉल्व की गई, इनके द्वारा सही की गई। ठीक है, और ये जो 3830 कंप्लेंट रिजॉल्व की गई, इसमें से टोटल यानी कि 1129 कंप्लेंट्स जो थी वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। ठीक ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी, यानी कि लगभग 30% हो जाएगा इसका ये। ठीक ना, लगभग 30% कंप्लेंट जो थी वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। और कुछ और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 81% कंप्लेंट्स जो हैं वो प्राइवेट इंश्योरेंस की थी। टोटल जो भी कंप्लेंट्स की गई उसमें से 81% जो कंप्लेंट थी वो प्राइवेट इंश्योरेंस की थी, बाकी फिर LIC और PSUs की कंप्लेंट हुआ मतलब थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी डाटा का पूरा खेल थी, जो भी चीज़ें आपको बताई गई याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, which small finance bank has recently launched a rainbow saving account for the transgender community? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया हुआ है? ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी हाल ही में रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना है, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी याद रखना, और रेनबो सेविंग अकाउंट, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है ना, इसके फीचर्स वगैरह हम लोग नहीं जानेंगे, रेनबो सेविंग्स अकाउंट के जो भी फीचर्स हैं इसको हम लोग नहीं जानेंगे, बस अकाउंट का नाम जानते हैं, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये जानते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग बात करें तो 2015 में RBI ने सभी बैंकों को अपनी एप्लीकेशन और अपने फॉर्म्स में एक स्पेशल कॉलम थर्ड जेंडर के लिए लॉन्च करने के लिए भी बोला था। तभी से थर्ड जेंडर के बारे में बैंकों ने सोचना शुरू किया और उनसे रिलेटेड स्कीम्स, उनसे रिलेटेड अकाउंट, ये सारी चीज़ें ओपन की जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। तो इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में जान लेते हैं। थिरुसूर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना, जॉय ऑफ बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, जॉय ऑफ बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो KP थॉमस जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। मैंने इसाफ के बारे में बता दिया, ऑप्शन में जो भी और बैंकें हैं इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट, Which bank has recently joined the Open Network for Digital Commerce ONDC, an initiative of Ministry of Commerce and Industry MOCI? कौन सा बैंक हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC में शामिल हुआ? ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा ये। ठीक है, वन लाइनर रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी वैद्यनाथन इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, वी वैद्यनाथन जो हैं वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में मैंने बताया, और ऑप्शन में जो भी और बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करोगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव विद द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क TIN 2.0 ई फाइलिंग? कौन सा बैंक हाल ही में नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली कर सूचना नेटवर्क TIN 2.0 ई फाइलिंग के साथ लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है ये। बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम TIN 2.0 ई फाइलिंग पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना हुआ है जो कि जो नया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क TIN 2.0 फाइलिंग लॉन्च किया गया है, इस पे लाइव होने वाला। ठीक ना,
ये बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। टिन 2.0 ई फाइलिंग पोर्टल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है और इससे डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई है तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे इसके तो अतानु कुमार दास, ठीक ना, अतानु कुमार दास जी इसकी MD एंड CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक ना, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग RBB ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू बूस्ट द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL टारगेट सेगमेंट। एक्सिस बैंक ने हाल ही में बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य खंड को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इससे पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा ये। पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, वन लाइनर ही रहेगा। पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज और एक्सिस बैंक ने हाल ही में भी पार्टनरशिप किया जिससे कि एक्सिस बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेगमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, उसको बूस्टअप किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, in order to provide finance for solar projects which bank has recently collaborated with the वारी एनर्जीज लिमिटेड। सौर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में वारी एनर्जीज लिमिटेड के साथ में सहयोग किया हुआ है, भागीदारी की हुई है, इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वारी एनर्जीज इंडिया का वारी एनर्जीज जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर PV पैनल मैन्युफैक्चरर है और इसी के साथ अभी हाल ही में SBI ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स को फिनेंस वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया, ठीक है ना। SBI का एक सूर्य शक्ति सोलर फिनेंस स्कीम है। SBI के सूर्य शक्ति सोलर फिनेंस स्कीम के तहत में टोटल 500 करोड़ रुपए तक का लोन सोलर प्रोजेक्ट को फिनेंस करने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत में सूर्य शक्ति सोलर फिनेंस स्कीम के तहत में किसी भी इंडिविजुअल को हाईएस्ट 4 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है। मतलब किसी प्रत्येक व्यक्ति को मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और ये जो MOU साइन किया गया है इसके तहत SBI जो है टोटल 500 करोड़ रुपए का लोन जो है बांटेगी सोलर सिस्टम को फिनेंस करने के लिए, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO आपको रिकॉल करना। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बैंक ऑन व्हील्स इन द विलेज ऑफ गुजरात एज एन इनिशिएटिव टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड एरियाज। किस बैंक ने हाल ही में गुजरात के गांव में बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की पहल के रूप में बैंक ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए, वन लाइनर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका आंसर होगा, वन लाइनर ही रहेगा। HDFC बैंक ने भी हाल ही में बैंक ऑन व्हील नाम से एक इनिशिएटिव गुजरात के गाँवों में जो अनबैंक्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं ऑफर करने के लिए लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं इसका भी सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO और आप लोग रिकॉल करोगे। इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट लार्ज स्केल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन एग्रीकल्चर बाई हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर of and which of the following organization has recently launched a joint initiative named Project Management Unit। क्वेश्चन बढ़िया है। निजी क्षेत्र के निवेश और सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को एकीकृत करके कृषि में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग और निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक संयुक्त पहल शुरू की हुई है जिसका नाम है परियोजना प्रबंधन इकाई, यानी कि PMU, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा D, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर D फिक्की जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिक्की इसका आंसर हो जाएगा। और इस PMU को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है इसको जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक ना,
नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, और यही नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को लॉन्च किया। ठीक है, इसको जो है किसके किसके द्वारा मिलकर मतलब उसमें लॉन्च किया गया था, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा जो है मिलकर ज्वाइंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इन दोनों का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। क्यों लॉन्च किया गया, क्या किया गया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई है, तो वो चीज़ें भी आप लोग पढ़ लेना, मतलब पढ़ के लेना, क्वेश्चन पढ़ा होगा तो समझ में ही आ गया होगा ना। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्शन सोल्यूशन ए 3-in-1 प्लान। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक 3-in प्लान स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्शन सोल्यूशन लॉन्च किया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर है, बस ऑनलाइनर ये भी रहेगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर है, ऑनलाइनर ये भी रहेगा, इसके बहुत डीप पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, which bank has recently become the first bank in India to issue an electronic bank guarantee EBG in partnership with National E-Governance Services Limited NESL। ठीक ना, कौन सा बैंक हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो 24 को एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक जो है इंडिया का पहला बैंक बन गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि EBG जारी किया हुआ है, और ये जो EBG जारी किया गया है ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ पार्टनरशिप में जारी किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान से सुनना, HDFC बैंक याद रखना। ठीक ना, और ये जो EBG है, EBG के माध्यम से पेपर बेस्ड जो भी लेंदी प्रोसीजर होता है उसको कम किया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब वो ख़त्म होगा तो इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट वेरिफिकेशन, बेटर सिक्योरिटी, फास्टर प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगी। इसको बढ़ावा मिलेगा इसके माध्यम से, EBG के माध्यम से। NESL जो है वो पेपरलेस ई स्टैंपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव DDE प्लेटफॉर्म के जरिए EBG इशू किया जा सकेगा। ठीक ना, NESL पेपरलेस ई स्टैंपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म यानी कि DDE के जरिए EBG को इशू किया जा सकेगा। ठीक ना, फिजिकल स्टैंपिंग को ई स्टैंपिंग में रिप्लेस किया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर होगा, और HDFC बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च किया हुआ है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू किया हुआ है NESL के साथ पार्टनरशिप में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू कंडक्ट रिसर्च ऑन क्रिटिकल एंड इवॉल्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस व्हिच बैंक हैज रिसेंटली इन्ड ए MOU विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG। बैंकिंग और वित्त के महत्वपूर्ण और विकसित पहलुओं पर शोध करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान IEG के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत डीप में इसके नहीं जाएंगे। HDFC बैंक वन लाइनर ही रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल एंड इवॉल्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए HDFC बैंक ने अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा HDFC बैंक। ऑप्शन में जितने भी बैंक दी गई सबका हेडक्वार्टर MD और टैगलाइन आप लोग रिकॉल करना, और ये वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने 13 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारा 24 को एग्जाम लगा है उसमें कम से कम 15 सितंबर तक का तो आएगा ही, 13 तक का मैंने और कर लिया है, बाकी के 2 दिनों का और मैं जल्दी करा दूंगा। कोशिश करूँगा कि 16-17 तक का भी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा करा दूँ। ठीक है ना, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर 15 सितंबर तक आने के ही चांसेस होते हैं, क्योंकि तब तक पेपर वगैरह सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब कहीं पर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ जो कुछ आपको मिल गया है आपको पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। लास्ट मोमेंट पर कोई स्ट्रेटजी नई नहीं बनानी है, कुछ भी चीज़ें नई नहीं करनी है, जो जैसे चलता आ रहा है अभी तक उसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।